बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल और बहुत अहम तरीन खबरों के साथ आज हम अपने व्लॉग का आगाज करते हैं। अफगानिस्तान में उनके वजीर दाखिला और हक्कानी ग्रुप के सरकर्दा रहनुमा सिराजुद्दीन हक्कानी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है, सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए भी। इतलात ये भी है कि वो पाकिस्तान आ गए हैं और पाकिस्तान वो क्यों आए हैं, उनको पनाह चाहिए। ये इनकी मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की कि जब ये बिल्कुल इनके हालात ख़राब हो जाते हैं तो ये अपने मामलात में पाकिस्तान को घसीट लेते हैं और दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के मामलात में खुद घुसना चाह रहा है। अब जब इनकी जान पर बन आई और इन जैसे और भी लोगों की जान पर जब बन आती है अफगानिस्तान में तो वो पाकिस्तान का रुख करते हैं। लिहाजा सिराजुद्दीन हक्कानी के भी पाकिस्तान में प्रेजेंस जो है उस हवाले से खबरें आ रही हैं और ये कुछ मैंने पहले भी कहा, ये कोई आम बात नहीं है। अफगानिस्तान में हालात बहुत तेजी से सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में आप गुलबदीन हिकमतयार के ग्रुप को भी सामने आता देखेंगे। अहमद शाह मसूद जो हैं, जिनकी जो मारे गए थे अफगानिस्तान के अंदर कातलाना हमले में, एक बहुत जाने माने वहाँ के वो हैं, जंगी लीडर थे, वो वॉरलॉर्ड थे। और उनसे एक बात अगर मैं आपको बताऊं अफगानिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से, तो अफगानिस्तान की जो वॉरलॉर्ड्स की हिस्ट्री है उसमें द मोस्ट ग्रूसम, द मोस्ट रूथलेस और बेरहम जिसको माना जाता है वो है अब्दुल रशीद दोस्तम। मगर दोस्तम भी जो है वो अहमद शाह मसूद से बहुत डरा करता था। खैर 2001 में उनकी एक किलिंग, एक असैसिनेशन अटेम्प्ट के अंदर वो मारे गए। एक टीवी का रिपोर्टर बन के, एक नुमाइंदा बन के एक शख्स ने उनका इंटरव्यू लेने के बहाने उन तक एक्सेस हासिल किया और इवेंचुअली ही वाज एलिमिनेटेड। अब सिराजुद्दीन हक्कानी के हवाले से आपको कुछ चीज़ें बताते चलें कि पाकिस्तान में गो के हमारे अपने बहुत सारे मसाइल खुले हुए हैं। अफगानिस्तान को हम किस तरह डील करेंगे मुझे नहीं पता, मगर पाकिस्तान की एक प्रायोरिटी मुझे ज़रूर नज़र आ रही है कि अब मज़ीद पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगान्स के लिए कोई जगह नहीं है। ख़ास तौर पे अब जो बलूचिस्तान में शुरू हो चुका है, अफगान तालिबान ने एक बड़ी शॉर्ट साइटेडनेस करके, ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करके उनको उन लोगों को पनाह दी जिन्होंने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा। पाकिस्तान में दिन ब दिन BLA, BLF, ब्रास जो उनका एक मुश्तरका भी एक मनहूस किस्म का नेटवर्क है, इन्होंने सिविलियंस को टारगेट करना शुरू किया। और सिविलियंस के अलावा इनका दूसरा टारगेट वो फौजी होते हैं जो अपने घरों को छुट्टी के लिए जा रहे होते हैं या आ रहे होते हैं, उसके ऊपर इनकी नज़र होती है और उनको वो लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं जो कि थोड़े से पैसों के एवज अपना ज़मीर और अपना तन मन धन बेच देते हैं। हाँ, यह एक बहुत बड़ी लंबी डिबेट है मगर इसमें हमारा असल मुद्दा रह जाएगा। असल मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान में सिराजुद्दीन हक्कानी ने वजीर दाखिला के ओहदे से इस्तीफा दिया है। ये पेशरफ्त इस हकीकत को मुस्तहकम करती है कि हक्कानी और कंदहारी तालिबान के दरमियान जो पहले फासला था जिसको हम रिपोर्ट करते रहे जगह जगह, वो बहुत बढ़ गई है खलीज, और वो खलीज अभी बहुत बड़े तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। लेकिन ये भी लगता है कि कंदहारियों का फाइनली काबुल पर जो है वो तसल्लुत कायम हो गया है। काबुल में हिब्बतुल्लाह अखुंज़ादा का एक तसल्लुत वो पहुंच चुका है। पहले वो कंदहार फैक्टर तक महदूद थे। लोया कंदहार और लोया पख्तिका एक दो ऐसे फैक्टर्स थे जिसका समझा जाता था कि अफगानिस्तान हमेशा दो हिस्सों में बाइफरकेटली इसको डिवाइड किया जाता है और इसके लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने तमाम राइट्स को और अपनी एक थिंकिंग आइडियोलॉजी को कि अफगानिस्तान में जब ऊंट किसी करवट बैठता है तो वो इक़्तिदार के किसी करवट बैठता है। तो उसमें कंदहारी फैक्टर पहले भी नुमाया था। मैं ये नहीं कहूँगी कि काबुल इस मरतबा बहुत स्ट्रॉन्ग था, नहीं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद, सिराजुद्दीन हक्कानी, अनस हक्कानी ग्रुप था, मगर ये कंदहारी फैक्टर में मुल्ला उमर के जो बेटे हैं याकूब मुजाहिद, उन्होंने हमेशा दो तरफा गेम की, बड़ी मजे की। एक तरफ वो पाकिस्तान को तसल्लियां देते थे कि नहीं यहाँ से TTP कभी आपके खिलाफ ऑपरेट नहीं करेगा, दूसरी तरफ वो कहते थे, शह देते थे कि जाओ करो अटैक, हम संभाल लेंगे। वो बंदे ने बड़ी चालाकी से, बड़े शातराना, बड़ा शैतानी खेल खेला है और इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान से भी मुकम्मल फंडिंग की राहें जो हैं वो इनरोड्स उसकी खुली रखी हैं अफगानिस्तान के लिए। आज बड़ी मज़े की एक मैं आपको बात बताऊं, मेरा याकूब मुजाहिद के लिए और अनस हक्कानी के साथ मेरा एक इंटरव्यू फिक्स हुआ था, करीबन 2 साल की बात है, और मुझे उन्होंने बाकायदा इसका गो हेड दिया फ़ोन पे। बिलाल करीमी उस वक्त असिस्टेंट हुआ करते थे ज़बीउल्लाह मुजाहिद के साथ। उन्होंने गो हेड दिया कि आपका इंटरव्यू हो जाएगा। मगर जिस दिन मुझे अफगानिस्तान पहुंचना था उससे एक दिन पहले मुझे बताया गया कि आपके इंटरव्यूज कैंसिल कर दिए गए हैं और ये हमारा प्रोरोगेटिव था कि हम कैंसिल कर सके, और मेरे इंटरव्यूज की जगह वो इंटरव्यूज दिए गए इंडियन टेलीविजन को।
और अनस हक्कानी का इंटरव्यू फिक्स किया गया क्रिस्टन अमानपुर के साथ, और याकूब मुजाहिद जो है उनका इंटरव्यू भी एक इंडियन टीवी के साथ दिया गया। तो ये पेशरफ्त बड़ी हैरान कुन थी हमारे, लेकिन मेरा एक हमेशा रहता था कि आई वुड नॉट गो इनटू अ फाइट। वो उनका प्रोगेटिव है, नहीं देना चाह रहे, तो उन्होंने खुद एक वादा करके खयानत की, उसका वो अल्लाह ताला को जवाब देंगे कि उस वादे की खिलाफ वर्जी उन्होंने क्यों नहीं की। ये एक छोटी सी मिसाल है। पाकिस्तान के साथ बड़े बड़े पैमाने पर अफगान तालिबान ने अपने अहद की खिलाफ वर्जी की है, और उसमें सबसे बड़ा अहद यह था कि वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिससे वो अब मुकर चुके। उल्टा सिर्फ टीटीपी नहीं, अब 2 दर्जन के करीब, अब यूएन की चश्मकुशा रिपोर्ट है इसके ऊपर कि 2 दर्जन के करीब छोटी बड़ी तमाम दहशतगर्द तंजीमें पनाह ले चुकी हैं अफगानिस्तान में, और वो एक लॉन्चिंग पैड बन चुका है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जिसकी सरबराही अलकायदा कर रही है। और आईएसआईएस उसके अंदर दूसरा बड़ा फैक्टर है, जिसके खिलाफ अभी कार्रवाइयां पाकिस्तान ने तकरीबन तभी से शुरू कर दी थी जब पुले चरखी जेल से, बगराम जेल से इन्होंने पाकिस्तान को एतमाद में लिए बगैर, और साथ ही जितने हमसाया ममालिक हैं उनको एतमाद में लिए बगैर इन्होंने जेलों के दरवाजे खोल दिए। अपने साथियों के साथ साथ दुनिया के जाने माने टेररिस्ट को भी, जिसमें अब्दुल्ला फारूकी का भी एक नाम आता है, उन सबको छोड़ दिया इन्होंने। अनीस फारूकी का नाम आता है जो कि आईएसआईएस के लीडरान है, और इन्होंने जितने भी दूसरे मकतबा फ़िक्र के लोग थे मजहबी, उनके लोगों को, उनके स्कॉलर्स को मारना शुरू कर दिया। अब इक़्तिदार की जंग जारी है। अफगानिस्तान में हालात अक्सर तब्दील हो सकते हैं, जैसे मैंने बात की। इसके अलावा अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए यकीनी तौर पे अच्छी अलामत नहीं है। दिफाई माहिरीन का यह भी कहना है कि याद रहे, अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद इनके 2 बड़े धड़े कंदहारी ग्रुप और हक्कानी नेटवर्क के दरमियान इक़्तिदार की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। इब्तिदा में तनाज़ात अफगानिस्तान की सरहदों तक महदूद रहे, मगर अब ये इख्तिलाफात बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़ाहिर हो चुके हैं। ये भी वाज़ेह रहे कि इन ग्रोहों के दरमियान ताकत और वसाइल के मुकम्मल कंट्रोल के लिए भी कशीदगी बढ़ती चली गई। और आपको ये भी बताएं कि कुछ अर्सा कबल हक्कानी नेटवर्क से काबुल की सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामी इख्तियारात वापस ले लिए गए थे। ये भी मैंने रिपोर्ट किया था आपको। यहाँ पर यह बात भी जहन नशीन करनी चाहिए कि यह इख्तिलाफात सिर्फ इक़्तिदार तक महदूद नहीं, बल्कि नजरियाती और समाजी मामलात पर भी दोनों ग्रुप एक दूसरे के सख्त मुखालिफ हैं। काबुल फैक्टर का ये कहना था, जो लोया पख्ती का जिसको हम कहते हैं, उनका ये कहना था कि खवातीन को, बच्चियों को तालीम तक रसाई होनी चाहिए, उनसे हम तालीम का बुनियादी हक नहीं छीन सकते। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तालीम यकसा फ़र्ज है, औरत हो या मर्द हो। तो ये कौन होते हैं किसी बच्ची से, किसी खातून से तालीम का हक छीनने वाले, या उनको ह्यूमन राइट्स के नाम पर उनको घरों में पाबंद करने वाले? वो पार्क तक नहीं जा सकती। उन्हें मर्दों के साथ भी इन्होंने कहा है कि मर्दों के साथ भी आप बिला जरूरत घर से नहीं निकलेंगी, यानी वो घर में घुट घुट के मर जाएं वो आपको चलेगा, और आप इस्लाम की गलत तशरीह करते रहें वो भी आपको चलेगा। लेकिन कंदहारी फैक्टर सख्त खिलाफ था इसके, तो इस चीज़ के ऊपर भी इनके इख्तिलाफात आए कि इनको यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं। इसके अलावा अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है, जो मैंने आपको बताया। तकरीबन 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं। अलकायदा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, हक्कानी ग्रुप, ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, इस्लामी जिहाद ग्रुप, इस्लामी तहरीक उज़्बेकिस्तान, जमातुल अहरार, लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, खुतैबा इमामुल बुखारी, जमात अंसारुल्लाह, लश्कर इस्लाम, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और दाइश, इनको आज़ादी से बॉर्डर पार करने की इजाज़त दी जा रही है, जिससे खित्ते की सिक्योरिटी को खतरात लाहक है। ये तो बहुत अहम डेवलपमेंट थी सिराज हक्कानी के ऊपर, जो कि बहुत जल्द इसके आप मेरी बात पर भले यकीन ना करें, मगर कुछ दिनों में आपको इसके असरात नजर आएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान थक चुका है। पाकिस्तान के पास दुनिया की जानी मानी फिजाई फोर्स है, पाकिस्तान के पास दुनिया के जाने माने एसएसजी कमांडोज हैं, पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन इन्फेंट्री फोर्स है, पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन आर्टिलरी डिफेंस है, पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन स्टैंड इन स्टैंड ऑफ वेपन, उसको कैरी करने की सहूलत मौजूद है। तो फिर पाकिस्तान किस चीज का इंतजार कर रहा था? सिर्फ एक चीज का, कि इनके रेफ्यूजीज को सबसे पहले, जो इनके इलीगल लोग यहाँ रह रहे थे पहले, तो उनको घर भेजा जाए। एक बहुत बड़ा बर्डन थे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे। 8 से 10 लाख के दरमियान एक ऑफिशियल फिगर आ रहा था, लेकिन 17 लाख के करीब ये लोग थे। टोटल ये 50 लाख से ऊपर जा चुके हैं, और इनमें से अब जिनको 1 अप्रैल से भेजा जाएगा वो हैं अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स। यानी ये हमने इनको एक फेवर किया था अशरफ गनी की दरख्वास्त पर, मगर वो अपना हक समझ बैठे हैं अब उसको। लिहाजा अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को भेजा जाएगा, एसीसी होल्डर्स को 1 अप्रैल से कोई नरमी नहीं बरती जा रही, उनको पैसे दे के, खाना खिला के, तमाम सहूलियात दे के बाइज्जत तरीके से भेजा जा रहा है। मगर
इसके साथ साथ पाकिस्तान अब डायरेक्ट स्ट्राइक्स करेगा। ये आप लिख कर रख लें, अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लें कि वन फाइन मॉर्निंग अगर हम आपको बताएं कि वहां पर दाइश केस ठिकाने पर, टीटीपी केस ठिकाने पर, बीएलए केस ठिकाने पर, सिर्फ अफगानिस्तान नहीं ईरान में भी उनको भी मैसेज कन्वे किया जा चुका है। तो आपने हैरान नहीं होना, क्योंकि इसमें कोलैटरल डैमेज होगा। मेंटली आप तैयार रहें। बहुत चूरन बेचा जाएगा कि औरतें मार दी, बच्चे मार दिए। हमारी भी तो इधर औरतें बच्चे मारे हैं इन्होंने। जिन फौजियों को इन्होंने सिविल कपड़ों में देखकर शहीद किया निहत्था, उनके बीवी बच्चे नहीं थे? उनके भी बीवी बच्चे थे। उनमें से भी कितनों के भी तो वो स्टोरीज आपके सामने नहीं आई। उनमें से कितनों के बच्चे, बीवियां ये इसी तरह यतीम और बेवा रह जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। पाकिस्तान की फौज उनको आखिरी दम तक अपने शुहदा की फैमिलीज को अकेला नहीं छोड़ती। उनके खानदान शायद छोड़ जाते हैं पैसों के बोझ की वजह से, लेकिन फौज अपने इदारे में उनका शुहदा का एक अलग डिपार्टमेंट है। पाक फौज हो, एफसी हो, कोई विंग हो, वो अपने शुहदा को अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन अब अगर आपको ये चूरन बेचा जाए कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, उनके बीवी बच्चे मर गए, औरतें मर गए, गलत जगह बम्बार्टमेंट की, तो कत्तन यकीन मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इन बेगैरतों ने अपनी ढाल के लिए औरतों और बच्चों को रखा होता है साथ, ताकि जब दहशत, अभी पिछले दिनों आपने खोस, पक्तिका और निंगरहार में जब स्ट्राइक्स देखी तो आपने देखा कुनड़ में उन्होंने अपने साथ औरतें और बच्चे रखे हुए थे ढाल के लिए। अभी बीएलए ने क्या किया, जाफर एक्सप्रेस के बाद अपने साथ ढाल के तौर पे इंसानों को ले गए, उनमें से फिर औरतों और बच्चों को छोड़ दिया और बलोचों को छोड़ दिया, ये कह के कि जी हमने मेहरबानी किया। और हमारे यहाँ भी कुछ घटिया लोग उनको अपना बच्चा कह के बुला रहे थे। दैट्स आई थिंक दैट्स अ गॉन नैरेटिव नाउ, इट्स ऑफन रिपीटेड। अगली चीज की तरफ अगर चले तो बशीर ज़ेब की किलिंग की इतला आ रही है बलोच लिबरेशन आर्मी की। बशीर ज़ेब एक इंतहाई हाई वैल्यू टारगेट था और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से उसको जाफर एक्सप्रेस के अटैक में कत्ल करने की, एलिमिनेट करने की खबरें आ रही हैं। बशीर ज़ेब जो है वो बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन BSO और क्लोज एसोसिएट था बलोच लिबरेशन आर्मी का। और बताया जा रहा है कि एक ग्रुप जो टेररिस्ट का था जिसने जाफर एक्सप्रेस के लोगों को होस्टेज किया, और दूसरा जो था वो रात के अंधेरे में मजीद 2 ग्रुप्स को लेके पहाड़ की जानिब जा रहे थे ताकि वहां पर आर्मी का आना मुश्किल होगा, तो वहां से बैठकर अगर नेगोशिएशंस कामयाब नहीं होती तो सबको मार दिया जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने टारगेट किया, एलिमिनेट किया बशीर ज़ेब को। उसकी इंटेल उनके पास आ चुकी थी और सुनने में ये आ रहा है कि सडन किलिंग बशीर ज़ेब की, उसने बहुत ज़्यादा इनको एक अफरा तफरी मच गई थी इनके क्वार्टर्स में और इन्होंने परेशानी में आगे पीछे भागना शुरू किया और उस परेशानी में इन्होंने जाते जाते उन 26 मुसाफिरों को हलाक किया, जिसमें से 20 जो थे वो आर्म फोर्सेस के लोग थे। और ये भी इतला आ रही है आगे। अब अहम जो बात है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि खैबर पख्तूनख्वा में वो लोग जिनके ख़ानदानों से ख्वारिज निकल कर गए थे और उन्हें पाकिस्तान पर अटैक्स किए, उनके ख़ानदानों ने उनसे लाताल्लुकी का इजहार शुरू कर दिया है। मौलवी ज़ियाउल्लाह का अपने खारजी बेटे रूहुल्लाह से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान आपको दिखाते हैं, जो इस हकीकत की वाज़ेह मिसाल है कि मुआशरा दहशत गर्दों को मुस्तरद कर चुका है। पहले आप ये देखिए और सुनिए। ज़ियाउल्लाह چې د روح الله والد صاحب یو، زه د عام اعلان کا چې د مو بچای روح الله دا خبره ته عام خاصه دا خبره ورسېږي، مو ګاونډیونو ته دا ورسېږي او په جماعت سره چې څومره ملګري شریک دي دغه ته ورسېږي چې دا د مو بچای روح الله دا یو دهشتګرد دی او دا مو د خپل جایداد منقولي غیر منقولي نه په سرکار کښې هم حق ګرځولی دی او په عوامي سطحه باندې زه دا اعلان کوم چې د ده د مو سره هېڅ تعلق نشته او دا یې د مو کور ته نشي تللی او په کور مې خبر کړی دی او د ده د هر قول نه، د ده د هر فعل نه چې کوم قسم کاروایي کو، که ښه کو که بد کو، دغه نه زه بری زما یم. د وجه نه په واسطه د لوډ سپیکر د اعلان سره چې عام اعلان دی او په کاوړ مې دا اعلان کړی و، بله ورځ مې په دغه ژبه تک اعلان کړی و. زه حکومت پاکستان ته دا پیغام رسوم چې د دغه بچي په ښه په بد باندې ده دغه د مستی معاف کو او زه د پاکستان د قوانین، د پاکستان د آیین، د پاکستان د پاسدارۍ زه پاسداري کوم او د پاکستان هر قانون منلو ته زه تیار یم. دغه وجه نه پاکستان دا د مونږ ملک دی. پاکستان د سالمیت او د پاکستان د بقا دا د میر په ضمیر کښې دو چې پاکستان د بقي وي او پاکستان د سالم وي او پاکستان کښې د صلح او پسندي وي او امن او اشتیده وي.
मीर दे जंग दे जगाड़े और दे बदअमने दे दहशतगर्दे इस ताउन और दगार के इमदाद की ज़ाद खपल जुइना दे कावले और दे बरीजिमा ऐलान का वो चदा दहशतगर्द है और दे मुसरा इस ताल्लुक रुस्ता और मुद दे सरा इस ताल्लुक रुस्ता सरकारी सतह बुंदे हम दआ कर जावले दे और दगार के अवामी सतह बुंदे जा हुकूमत पाकिस्तान ता दा ऐलान रसाओ चदा दे मुसरा इस ताल्लुक रुस्ता और जद दना बरिया अल्लाह तबारक व तआला दे पाकिस्तान दे सलामत असबाब दे खपल तरफ ना मुहैया को पाकिस्तान जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी ज़ियाउल्लाह ने अवामी सतह पर खुले अल्फाज में कहा है कि इनका बेटा रूहुल्लाह एक दहशतगर्द है, वो इसे अपनी जायदाद से आग करते हैं। उन्होंने मस्जिद में मौजूद अफराद और रियासती इदारों को मुखातिब करते हुए वाज़ेह किया कि इनका अपने बेटे की किसी भी कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं और वो उससे मुकम्मल तौर पर बरी ज़िम्मा है। उन्होंने रियासत पाकिस्तान को भी पैगाम दिया कि वो पाकिस्तान के आइन और कानून के वफादार शहरी हैं और दहशतगर्दी, इंतशार और बदअमनी को कबूल नहीं करते। ये ऐलान इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आज के दौर में ख्वारजियों को न सिर्फ रियासत बल्कि उनके अपने रिश्तेदार भी मुस्तरद कर रहे हैं। वाज़ेह पैगाम है कि दहशतगर्दी इख्तियार करने वाला शख्स न सिर्फ रियासत का बागी है बल्कि समाजी और ख़ानदानी सतह पर भी तन्हाई का शिकार है। मौलवी ज़ियाउल्लाह और इस जैसे मजीद आगे मिसालें आएंगी जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद और अपनी सरजमीन को हर किस्म की शिद्दत पसंदी से पाक रखने के लिए पुरज़्म है। जाते जाते आपको नौशकी की सूरत हाल बता दें कि दहशतगर्दों ने आज सुबह FC के कॉन्वाय पर नौशकी के मकाम पर जो नौशकी दालबंदी रोड है उस पर हमला किया। बारूदी धमाका खुदकुश हमला था ये। फोर्सेस ने हमला आवर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है और दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। इस बुज़दिलाना खुदकुश हमले में FC के 3 जवान 2 सिविलियन शहीद हुए हैं। बहुत सारे लोग क्रिटिकल भी हैं, अभी हॉस्पिटल में हैं, उन डेथ टोल बढ़ सकता है और इलाका जो है वो इस वक्त फोर्सेस के घेरे में है और क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। फोर्सेस ने इस वक्त इलाके से बाहर आने जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो ब्लॉक किए हुए हैं और बताया जा रहा है कि क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो बड़ी कामयाबी से जारी है और दहशतगर्दों की के मारे जाने की हलाकतों की इतलात हैं। ये थी आज की अहम खबरें और इस ब्लॉग के आखिर में हम ये बताते चलें कि अफ़गान जो लोग हैं उन्हें जाना है। मेहमान नवाजी की हद से बात आगे बढ़ चुकी है। मेहमान नवाजी से बात बढ़कर मेहमान की पीठ में छुरा घोंपने तक बात आ चुकी है जो कि पाकिस्तान के लोगों को किसी सूरत कबूल नहीं है। पाकिस्तान के लोग इस वक्त बहुत आपस में लड़ रहे होंगे, झगड़ रहे होंगे, मगर बहुत जल्द आप ऐसा वक्त देखेंगे कि सियासी तौर पर जैसे भी जाफर एक्सप्रेस अटैक के बाद कुछ लोगों ने जो मुल्क से बाहर है उन्होंने खेलने की कोशिश की, मगर खुद PTI की लीडरशिप ने इस चीज़ को देखा और जाना कि इस तमाम तर मसले का हल, दहशतगर्दी के नासूर का हल इत्तेहाद में है, ना इत्तफाकी में नहीं है। तो अगर कुछ लीडर्स को ये समझ आ गई है तो मेरा ख्याल है बाकियों को भी वो बताएंगे कि इमरान खान का नाम बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। उसका ट्विटर अकाउंट किसी और के पास है, वो अपनी मर्ज़ी से लिखता है इसके ऊपर और मुझे ये भी उम्मीद है कि जेल में बैठ के कम से कम वो इस कदर गलत बात नहीं कर सकते कि वो इस अटैक के ऊपर भी सियासत करेंगे। आपसे इजाज़त चाहेंगे और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, क्योंकि रब की ज़ात के अलावा इस वक्त अगर हम इत्तेहाद में हुए तो शायद फोर्सेस के साथ मिलकर हम सब इस अटैक को थॉर्ट करेंगे। अगर ना हुआ तो अकेले फोर्सेस इन चीज़ों को नहीं रोक सकेंगी। प्रोपेगेंडा अगर झूठ के ऊपर किया जाता रहा तो फोर्सेस भी, हम सब भी अल्लाह की अमान, अपना ख्याल रखिए।